जिस विश्वविद्यालय में मैं बैठा हूं उसमें पिछले 100 सालों में एक भी ओबीसी वाइस चांसलर नहीं हुआ। देश क्या सीरियसली प्रॉब्लम में नहीं है? मुझे सिर्फ 10 उदाहरण कोई दे दे कि किसी सवर्ण बच्चे का किसी दलित बच्चे ने यूनिवर्सिटी कैंपस में शोषण कर लिया। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि ईडब्ल्यूएस के उसमें ब्राह्मण्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, लड़की को पिंक करते हुए लिखा हुआ कि हमको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जीन्स सुपीरियर होते हैं और अगर हमारे जीन्स किसी और के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए। आज भेदभाव का स्वरूप बदल गया है। वो बिना कुछ कहे वाइवा में नंबर कम कर देंगे, जानबूझ करके फेल कर देंगे। मतलब एक उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है और उस इकोसिस्टम में वो किसी को आने नहीं देना चाहते। देश की 85% तो आबादी है, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो हम राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता कौन से जज के पास ये वीडियो पहुंचने वाली है कि अगर सेम एक्ट को किसी मार्जिनलाइज सेक्टर के लिए लाया गया होता है, लेट से ओबीसी के लिए या एससी एसटी के अगेंस्ट में लाया गया होता है, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट में लाया होता है, तो शायद उनको 2 साल भी प्रोटेस्ट कर लेते तो शायद ही वापस नहीं लिया होता, चाहे स्टे नहीं लगा था। 60% आबादी, हर दूसरा आदमी, हर दूसरा क्या, हर 1.5वां आदमी ओबीसी है। यहाँ पे आप पता करिए, पूछिए आप उससे, ये भी ओबीसी होंगे, वो भी होंगे। मैं दावे के साथ छुइए भीड़ में, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। वो जुडिशरी में नहीं है, वो मीडिया में नहीं है, कार्यपालिका मतलब आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है। ऐसे देश की ऐसी की तैसी। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ भी और उनके फेवर में भी। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लग गया है उसके भी खिलाफ कई लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बच्चे जो हैं उसके फेवर में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, प्रोफेसर से बात करेंगे और जानेंगे कि कैंपस में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज भी प्रिवेलेंट है क्या, या उनकी क्या डिमांड्स हैं यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर। सबसे पहले सरल भाषा में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये था कि यूजीसी ने एक जो है एक्ट, जिसे रेगुलेशन ही बोला जाना चाहिए, लोग एक्ट बोल रहे हैं, और उसमें ये था कि किसी भी छात्र के साथ जात के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी तरह का नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जब ये रेगुलेशन आया है 13 जनवरी या 15 जनवरी को, उसके बाद से ही इस देश में एक तबके ने इसका विरोध शुरू कर दिया। और अगर मैं सही भाषा में कहूँ तो जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। उनको ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी तरह का भेदभाव होगा, उनके साथ भेदभाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट में ईडब्ल्यूएस भी था, सवर्ण महिलाएं भी थीं, दिव्यांग भी थे। तो सिर्फ कुछ पुरुष नहीं शामिल थे, जो 5% पुरुष इस देश के हैं, लेकिन उनको अपने प्रिविलेज का जाने का डर होने लगा। और अगर मैं सही भाषा में कहूँ, जो योगेंद्र जी ने बहुत अच्छा इसको परिभाषित किया, कि कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने सिंहासन के हिलने का डर लगने लगा। जैसे मान लो कि मैं जिस दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने बैठा हूँ, इसी में 92 कॉलेज और 90 कॉलेज में सवर्ण प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर सवर्ण है। 45 सेंटर यूनिवर्सिटी में 38 सवर्ण वाइस चांसलर हैं, एक ओबीसी, 4 ओबीसी है, एक एसटी है, एक एससी है। ये डेटा हमारे सामने है। तो इस देश में हम सब जानते हैं, और उसमें ये भी बात कही गई है कि जो संस्थान का अध्यक्ष होगा वही पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कोई कमेटी बनेगी तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? अगर सवर्ण ही यूनिवर्सिटी कैंपस के वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो वही अध्यक्ष बनेंगे, उनके नेतृत्व में होगा। मैं अगर बतौर ओबीसी छात्र के रूप में या बतौर ओबीसी स्कॉलर के रूप में अगर ये सवाल करूं कि सवर्ण बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी के साथ भेदभाव करेंगे, इस बात का उनको डर क्यों है, मैं बोलता हूं कि उनके लिए अलग से सेल है। वो केस कर सकते हैं, अदालत में चैलेंज कर सकते हैं कि उनके ऊपर फेक केस है। अगर कोई ये कह रहा है कि फेक केस लगाए जाते हैं एससी एसटी एक्ट में, दहेज प्रथा में, यूएपीए में, इस देश में तमाम कानून है, सब में 1-2 झूठी खबरें मिल सकती हैं कि फर्जी फॉल्स केस है, लेकिन अदालत तो उसको फॉल्स मान के बरी कर देती है। तो ये डर क्यों है? सबसे बड़ा सवाल है प्रिविलेज जाने का डर, और ये डर ओबीसी से लगता है। क्योंकि मैं सही भाषा में कहूँ तो एससी एसटी अब तक ये था कि वो सिर्फ शिकायत करता है, उसके साथ अन्याय होता है। मुझे सिर्फ 10 उदाहरण कोई दे दे कि किसी सवर्ण बच्चे का किसी दलित बच्चे ने यूनिवर्सिटी कैंपस में शोषण कर लिया। मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ कि ईडब्ल्यूएस क्यों उसमें है। ईडब्ल्यूएस के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में कैसे भेदभाव होगा? जात के आधार पर किसी सवर्ण बच्चे के साथ कैसे भेदभाव होगा? वो तो सोसाइटी में सबसे हायर है, उसके नीचे सब लोग हैं, उसके नीचे महिलाएं हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, जिसको ग्रेडेड इनक्वालिटी अम्बेडकर बोलते हैं।
जो परत दर असमानता है, जो सीढ़ी में सबसे ऊपर पैदा हो गया है, उसका जाति के आधार पे कैसे शोषण होगा? तो ये बहुत सारे तर्क हैं जिनको दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कैंपस की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आप अपना नाम प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप यादव है, डीयू में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सर, कैंपस में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आज भी? बिल्कुल होता है। भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 5 साल के भीतर 118% ये एट्रोसिटीज बढ़ी हैं। पायल तड़वी एक आदिवासी लड़की थी, एमबीबीएस किया था। भारत में हम सभी जानते हैं कि एमबीबीएस करने के लिए नीट पास करना होता है। नीट भारत के एक मुश्किल एग्जाम्स में से एक है। बच्चे अपना करियर बनाने के लिए, खास करके मार्जिनलाइज्ड जो क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए वही चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए दोगुनी हो जाती हैं कि आपको एक एक दिन संघर्ष करना है क्वालिटी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। पायल तड़वी पास करके जाती हैं, एमबीबीएस करके डॉक्टर हो चुकी हैं, एमडी कर रही थी गायनी में, उनके बाद उनकी रैगिंग होती है और वो उत्पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेती हैं। एक प्रतिभा चली जाती है। आदिवासी समाज में डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है ये पूरे भारत के आंकड़े जानते हैं। भारत में 4 करोड़ 30 लाख लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, जिसमें आदिवासी केवल 26 से 27 लाख पढ़ते हैं। हालांकि क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में तो और कम पढ़ते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी की फी आप पता करिए, आप डीयू के इस कैंपस में बैठे हैं, यहाँ फी 8,000 रुपये है ग्रेजुएशन के 1 साल की। 3 साल 24,000 खर्च करके आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। फेल भी होते हो तो आप, मैंने 5 साल में भी अगर निकलते हो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, तो आपको 30,000 में हो जाएगा। अभी बगल में अशोका है बॉर्डर पे दिल्ली के, 24 लाख रुपए, 8 लाख रुपए पर एनम का खर्चा है। आप जाके अब बस, मैंने भाई बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, जाके बस आंकड़े निकाल ले कि उसमें कितने ओबीसी पढ़ते हैं, एससी पढ़ते हैं, एसटी पढ़ते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के। मेरी जाति की सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा आबादी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यादव एक डोमिनेंट कास्ट है। उसके बाद भी जिला स्कूल का पढ़ा हूं मैं, उसमें भी ये सब बातें आम थी। तो आप, मैं क्या बताऊं, मैं अभी विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में मैं बैठा हूं, उसमें पिछले 100 सालों में एक भी ओबीसी वाइस चांसलर नहीं हुआ। देश क्या सीरियसली प्रॉब्लम में नहीं है? 60% आबादी, हर दूसरा आदमी, हर दूसरा क्या, हर 1.5वां आदमी ओबीसी है यहाँ पे। आप पता करिए, पूछिए आप उससे, ये भी ओबीसी होंगे, वो भी होंगे। मैं दावे के साथ छुइया भीड़ में हर दूसरा आदमी ओबीसी है। वो जुडिशरी में नहीं है, वो मीडिया में नहीं है, कार्यपालिका मतलब आईएएस नहीं, आईपीएस नहीं है। ऐसे देश की ऐसी की तैसी। देश का क्या मतलब है? अमेरिका, आप इतिहास पढ़िए, अफर्मेटिव एक्शन कोई चैरिटी है क्या? कोई चैरिटी है? मेरा देश भी उतना ही है जितना ये तथाकथित अंबानी के बेटे का है, अडानी के बेटे का है। ये नदी, नाला, आसमान, पहाड़, हवा, वैसे तो दिल्ली की हवा लेने लायक नहीं है, ले नहीं सकते हम लोग, लेकिन लेना नहीं चाहिए। वो सबके लिए बराबर है। तो ऐसी स्थिति में फिर बताया ना यूजीसी की सवर्ण बच्चों के हम लोग साथ हैं, लेकिन उस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सबके साथ न्याय है। अगर सवर्ण बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके साथ उत्पीड़न होता है तो उसी कमेटी के थ्रू उसका भी केस जाएगा। बस इसमें जातिगत आधार पर ओबीसी बच्चा सकुचाए ना, डरे ना। होता क्या है, अब तो महिलाओं का उत्पीड़न होता है। कितनी महिलाएं हैं जो जाके कह देती हैं। मीटू जो मूवमेंट था, आपने देखा 50-50 साल की कंप्लेंट लोग कर रहे थे, 40 साल बाद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? साहस था, सब अपर क्लास थे, धनी लोग थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ले लीजिए, जेएनयू में अतुल जौहरी नाम का प्रोफेसर था, अपर कास्ट था, अपर क्लास था, 9 लड़कियों ने आरोप लगाया था उसके ऊपर। महिलाओं को तो साहस नहीं होता है, जो बहुत अच्छे घरों में वाईफाई वाले और कन्वेंट कंप्लीटली एसी स्कूल से पढ़ी हैं, वो भी अपर कास्ट लोकेटेड हैं, स्पेस वो बेचारी नहीं कर पाती। ओबीसी कर लेगा, अपने सुपरवाइजर के खिलाफ कर लेगा, अपने प्रोफेसर के खिलाफ कर लेगा, जाएगा वो सेल में। बहुत लोग 100 अगर उत्पीड़न होता है तो 5 जाते हैं। इसीलिए बनाया गया कि साहस मिले, जाए और कम से कम उत्पीड़न से बचे। कोई गाली के नाम पे गाली, जाति के नाम पे गाली देता है तो उससे बचे। तो अभी जो ये यूजीसी की रेगुलेशंस है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है इसमें। देखिए, ऐसा है कि चेंजेस और भी इसको मजबूत किया जाना चाहिए कि ओबीसी का एकदम उत्पीड़न ना हो। ओबीसी के बच्चों को जो इस इंस्टीट्यूशंस है ना, उसमें 60% सीटें और रिजर्व करनी चाहिए। कायदे से 27% रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, अपर जो तथाकथित अपर कास्ट है उसका 15% आबादी है, सभी कहते हैं। 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला है। आप गणित पढ़े हैं तो वो 66% बैठता है। ओबीसी की आबादी 60%, रिजर्वेशन कितना है? 27% लगा हुआ है। उसमें क्रीमी लेयर का एक बस लफड़ा, भरी हुई है सीटें 23%।
वो पढ़ेगा कहाँ, कहाँ जाएगा, क्या होगा उसके साथ? आप देखिए डिस्क्रिमिनेशन है। आप तो एक्चुअली वो खाई को पाटने के लिए आप और गहरी खाई बना रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट को ये मेटाफर मैं बताना चाहता हूं कि आप खाई को पाटने की जगह और खाई खोद रहे हो। तो ऐसा समाज कभी अमेरिका को चैलेंज करेगा? कभी रूस को सुपर पावर बनेगा? कभी चीन से कम्पीट कर पाएगा? आप डरोगे, आप जनरल नरवणे को डराओगे, धमकाओगे, वो किताब मत लिखो, सच्चाई मत लिखो। आप झूठे नैरेटिव के सहारे जियोगे, आप कायरता को पकड़ के जियोगे, जिसमें अपने भाई को स्वीकार करने की साहस ना हो। वो आदमी क्या, वो इंसान क्या, जो एक इंसान को जाति पहचान से परे प्यार न कर पाए, एक कप चाय न पिला पाए। ऐसे लोग हिस्सेदारी क्या देंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? क्या मेजर डिमांड्स हैं अभी? फिलहाल तो जो आज का प्रोटेस्ट था वो तो यही था कि स्ट्रेंथन करके वापस उस एक्ट को लाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जो कि दिखने में बहुत अनफेयर है। इसको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या मैं नॉन जनरल कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे भी देखूं कि अगर ये सेम बिल सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता कौन से जज के पास ये वीडियो पहुंचने वाली है, कि अगर सेम एक्ट को किसी मार्जिनलाइज सेक्टर के लिए लाया गया होता है, लेट से ओबीसी के लिए या एससी एसटी के अगेंस्ट में लाया गया होता, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट में लाया होता, तो शायद उनको 2 साल भी प्रोटेस्ट कर ले तो शायद ही वापस नहीं लिया होता, चाहे स्टे नहीं लगा था। इसका एग्जांपल देता हूँ, किसान मार्जिनलाइज है, कंट्री में मार्जिनलाइज की तरीके से देखा सकता है। मुझे को लगता है थर्ड कास्ट से भी नीचे देखा जाता है उनको, लेकिन 1.5 साल 2 साल तक वो प्रोटेस्ट करते रहे, तब जाके उनका वापस, इसको क्या बोलते हैं, वो तो 3 काले कानून थे, उनको वापस लिया गया। तो वो मैं यही बता रहा था कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट था जिनके बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, लेट से एवरी जगह पे, यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसलिए ये 2-3 दिन का प्रोटेस्ट हुआ और हल्का सा, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं था, और ये वापस इस पर स्टे लग गया। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल अनफेयर है। सुप्रीम कोर्ट को फिर से इसको रिकन्सिडर करना चाहिए कि किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन करके ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन और बढ़ा के एससी एसटी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज थे, उसमें जितने भी प्रोविजन थे, उसको स्ट्रेंथन करके वापस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखना चाहिए। क्या आपको कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन फील होता है डेली बेसिस पे? क्या बहुत विजिबल है डिस्क्रिमिनेशन? मुझे लगता है ना कि ये कुछ मुझको एड वर्बैटिम बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप मिरांडा हाउस से हंसराज तक जाएंगे और आप हर कॉलेज का जो आपके लेफ्ट राइट में पढ़ते जाता है उसका रिप्रेजेंटेशन उठाते हुए चलिए कि लेफ्ट में जो पहला कॉलेज पढ़ा है, कोई डिपार्टमेंट पढ़ा, वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स हैं क्या रिप्रेजेंटेशन है, एससी एसटी ओबीसी कितने हैं और जनरल कितने हैं, ऐसे करते हुए जाइए। मेरे को आंसर देने की जरूरत नहीं, अपने आप आंसर भी। ये तो प्रोफेसर्स की बात हो गई। स्टूडेंट्स में क्या आपस में डे टू डे बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन? देखो पर्टिकुलरली ये इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। टू बी ऑनेस्ट, टचवुड मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था जिसमें मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बट मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ फ्रॉम लॉ सेंटर 1, तो मुझको अच्छे से याद है इलेक्शंस के टाइम पे किसी ने, कोई ब्राह्मण्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ब्राह्मण के व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी लड़के ने लिखा था किसी लड़की को करते हुए, उसमें सारे ब्राह्मण के स्टूडेंट्स थे, कास्ट के स्टूडेंट थे, किसी लड़के ने किसी लड़की को पिंक करते हुए लिखा हुआ कि शायद समवन इज, कोई लड़की थी जो किसी दूसरे कास्ट के लड़के को डेट कर रही थी और किसी को वही बात पता लगी, तो लड़के ने उस ग्रुप में लिखा कि हमको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जीन्स सुपीरियर होते हैं और अगर हमारे जीन्स किसी और के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा डायरेक्ट मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं, दूसरे के सुने हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। और ऑल्सो मुझको लगता है इसमें भी लेयरिंग है कि जनरल ऊपर है और जनरल तो वैसे ओबीसी एससी एसटी को तीनों को एक जैसा दिखता है, लेकिन ओबीसी एसटी एससी में भी लेयरिंग है कि ओबीसी अपने आप को ऊपर समझता है, एससी एसटी को नीचे समझता है। तो ओबीसी कैंडिडेट होने के बाद के नाते वो थोड़ा सा सेफ फील करता है कि ना वो एक्सट्रीम राइट पे है ना वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो जिसकी वजह से वो शायद ओबीसी कैंडिडेट बच जाता है, इतना उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना एससी एसटी को इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनके दिमाग में एक ये नोशन होता है कि जो बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से उनके लिए चीज़ें आसान है, सरकार ने उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी कर दी हुई हैं, ऐसा उनका नैरेटिव उनके दिमाग में रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल नैरेटिव उनका ऐसा रहता है कि हमारे लिए तो इतनी कट ऑफ है, उनके लिए तो इतनी कट ऑफ है, जिसकी वजह से, लेकिन शायद वो इस फैक्टर को या इस फैक्ट को बहुत अंडरमाइन कर देते हैं कि जो एससी का कैंडिडेट यहाँ आता है यूनिवर्सिटी में, नॉट ऑल, कुछ है एक्सेप्शंस बिल्कुल है, जिसको भी जरूरत करनी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी बात कर रहा है कि सब कैटेगराइजेशन एससी में भी लाने की जरूरत है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरे पॉइंट से कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है ये बात, या कोर्ट को समझ में आ रही है कि एससी के अंदर भी एक लेयरिंग की जरूरत हो गई, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर है या एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हैं जो बार बार कास्ट का फायदा उठा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा है विद इन दी एससी जिसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपके क्वेश्चन पे आते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने पूछा कि उनको ये फील होता है क्या, ऐसा बिल्कुल फील होता है, लेकिन वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि शायद जो एससी स्टूडेंट यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पहली बार आ रहा है, जो पहली बार इस सपना देख के इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता है, वही एक जनरल स्टूडेंट के शायद ज़्यादा पर ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ के निकले हुए हैं। तो जो सोशल वेल्थ जो जनरल स्टूडेंट के पास है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के पास है, वो उसको अंडरमाइन कर देता है कि क्योंकि उनको ये बातें बहुत उनके दादा परदादाओं को इन यूनिवर्सिटीज के बारे में पता था। आप भी आज रूरल बैकग्राउंड में जाओ नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में, कोई बोलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। लेकिन लेट्स से कि आप यही सेम चीज़ जनरल के किसी घर पे जाके बताओ, उनको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है। तो ये स्टार्क डिफरेंस कुछ ना कुछ तो शो ही कर रहा है ना, कि कहीं ना कहीं जनरल स्टूडेंट बावजूद जो वो क्लेम करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, डिस्पाइट ऑल दिस सर्टेनिटीज, उसको ये वहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि वो जनरल बैकग्राउंड से नोइंग दैट कि वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहे हैं उनके घरों पे। लेकिन एससी का बच्चा अगर यहाँ आके पढ़ भी लेता है, लेकिन वहाँ पे उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चीज़ है। कितनी बड़ी बात है यहाँ। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्टिज्म है जिस तरह का पूरे देश में चलता है, इसका क्या सोल्यूशन देखते हैं आप? देखो, इसके दो तरीके हैं। एक तो हो गया कि डे टू डे लाइफ बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, और एक हो गया इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जैसे अभी एक लॉ के थ्रू किया गया है। लॉ के थ्रू करोगे तो दोनों तरफ से प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो, और जब जनरल स्टूडेंट्स हैं वो भी चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट ना हो, कि उनके साथ चांसेस है कास्टिज्म बढ़ सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं इसके बियॉन्ड जा रहा हूँ, मैं लॉज में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कह रहा हूँ कि इसका तरीका यही हटाने का कि यार जो कि बहुत मुश्किल है, कि हमको आपस में ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, जो कि ओवर द ईयर्स होते हुए बहुत पुराना रिकॉर्ड है हम लोगों का, जो कि पार्शियली इम्पॉसिबल है, लेकिन जिसमें टाइम लग सकता है। लेकिन बचपन में हम लोगों ने बहुत सुना था कि जितना आप पढ़ते जाते हो उतना कास्टिज्म कम होते जाता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हो तो इसका वाइस वर्सा होता है। जितना आप पढ़ते जाते हो साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, कि आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको कास्टिज्म देखने को मिलेगा। तो हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन बियॉन्ड दैट हमको आपस की अंडरस्टैंडिंग विद इन कम्युनिटी लेके आनी पड़ेगी, कि इंटरकास्ट जैसे मैरिजेस एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन विद इन, मुझे लगता है अगर हमको रूट कॉज खत्म करना है तो रादर देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से ज़्यादा बेहतर है कि हम आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, वही एक तरीका है सबसे बेस्ट। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार है। जी, मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था कि आज जिस 4 नंबर गेट पे हम लोग खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, यूजीसी रूल्स लाने के लिए, लागू करने के लिए, मैं इसी 4 नंबर गेट की बात बताता हूँ। 2005 में जब ओबीसी के लिए ये रिजर्वेशन लागू हुआ था कि ओबीसी के बच्चे आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और देश के तमाम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो उस रिजर्वेशन लागू होने के तुरंत बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट किस तरीके का हुआ था, उस मानसिकता को मैं बता रहा हूँ। प्रोटेस्ट करते हुए वो जूते पॉलिश कर रहे थे सवर्ण छात्र, प्रोटेस्ट करते हुए वो सब्जी बेच रहे थे, प्रोटेस्ट करते हुए वो सांकेतिक रूप से हल चला रहे थे, प्रोटेस्ट करते हुए वे लकड़ी काट रहे थे। मतलब उनका एक जातीय दंभ था कि ये जो काम है ना, ये नीच काम है, और ये नीच काम करने वाले विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। आप समझिए कि इस मानसिकता के साथ पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों के आने के पहले के पूरे जो सवर्ण छात्र हैं, मैं बस इसका लबो-लुआब ये देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि तुम लोग पढ़ लिख करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा करके जाति की बात क्यों करते हो। हम लोग झेले हैं, विश्वविद्यालय में आने से पहले ही हमारे साथ जातिगत भेदभाव होना शुरू हो गया था, उनकी मानसिकता के कारण। मैं बस यही बात करना आपको लगता है आज भी ये जातिगत भेदभाव चलता है कैंपस में? आज भेदभाव का स्वरूप बदल गया है। वो कहते क्या है, वो बिना कुछ कहे, वो ये नहीं कहेंगे, हमारी जाति का नाम लेकर गाली नहीं देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो कम से कम ये नहीं होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में होता है कहीं कहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो क्या करेंगे, वाइवा में नंबर कम कर देंगे, जानबूझ करके फेल कर देंगे। 2010 में की ये घटना बताता हूँ, 2010 में ये हुआ तो था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो गया, मैं हाँ। बच्चों की बात कर रही हूँ। स्टूडेंट्स के बीच में आपस में ऐसा भी कभी कोई केसेस आपने सुने हो, आपने देखे हो, या ऐसा फील किया हो? ये स्टूडेंट्स के बीच में पता है कि किन के साथ होता है, जो ज्यादा मुखर नहीं है, या फिर जिनके कम आत्मविश्वास कम है उनका, और वो पढ़ने में तेज हैं, उनके ज़्यादा दोस्त नहीं है, वहाँ पे उनके साथ होने का चांस बनता है। और हम लोग अगर जो जिनके ठीक ठाक दोस्त हैं, तो उस तरीके का भेदभाव होगा तो
ऑब्वियस सी बात है कि गुस्से में वो कुछ प्रतिकार करेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे तो वो गुस्सा निकल जाएगा। लेकिन मैं मुख्य मुद्दा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ भेदभाव करता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। जब हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं तो 1-1.5 किलोमीटर लंबा चल कर आए हैं। उसके बाद जब गेट नंबर 4 पे आए ना तो दूसरे साइड की जो भीड़ थी ना, तो हमारा जो हम यूजीसी के समर्थन में थे, ठीक है, जो उसके विरोध में है वो आ रहे थे और वो नारे लगा रहे थे कि जो मैं चाहता हूँ कि जो भेदभाव करना नहीं चाहता है ना, कभी भेदभाव नहीं करेगा ना, वो इस बिल के समर्थन में रहेगा। जब आपको भेदभाव करना ही नहीं है तो डर किस बात का है आपको? कोई भी जो सवर्ण भी है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, चाहे सामान्य वर्ग से ही आने वाला छात्र हो, वो इस बिल के समर्थन में रहेगा अगर वो भेदभाव नहीं करता है। अगर वो भेदभाव करना चाहता है तो चाहेगा कि ये बिल लागू नहीं हो, क्योंकि बिल भेदभाव के खिलाफ है, रेगुलेशन। और हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो अपना स्टे हटाए और इसको लागू करे। आपको लगता है कि भेदभाव आज भी हो रहा है यूनिवर्सिटी? बिल्कुल भेदभाव होता है। किस प्रकार? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और यहाँ पे कई सारे कॉलेजों में मैंने देखा है कि रोज मैंने अपने खुद कॉलेज में देखा है कि रोज जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है उनके साथ भेदभाव होता है। वो कहीं काम ही नहीं पाते किस हैं। प्रकार का भेदभाव होता है? ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? जातिगत गालियां दी जाती हैं और चाहते हैं लोग कि उन्हें किसी सोसाइटी में वो आगे ना बढ़े, हर चीजों से उन्हें पीछे रखा जाता है। मतलब एक उनका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है और उस इकोसिस्टम में वो किसी को आने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि केवल उनके वर्ग के लोग हैं, ठीक है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी का व्यक्ति हो, अगर वो योग्य है तो उसको आने का मौका दीजिए ना। देश की 85% वो आबादी है, अगर वो आगे नहीं बढ़ेगी तो हम राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे?